आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तुम लोगों का कैसा टेस्ट हुआ डीपीटी? संडे को रोटेशन वाला टेस्ट था ना तुम लोगों का? डीपीटी यस नहीं, सर। मेजर टेस्ट था। कैसा हुआ? अच्छा था। इजी क्वेश्चन था ना? हाँ सर, रोटेशन तो इजी था। तो देखो, सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर है और इस ऑब्जेक्ट पर किसी भी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी लग रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है, इसको हम लोग इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। समझ आया? इसको हम लोग उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। यूनिट होगा न्यूटन पर केजी, है ना? यस सर। अब सोचो, इसको डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि gravitational field at a point is the amount of force which is experienced by unit mass, मतलब 1 kg mass placed at that point। यस सर। स्पेस में किसी पॉइंट पर अगर हम 1 kg का पॉइंट मास रखें और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करे इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, यस सर। है ना? तो ग्रेविटेशनल फील्ड at a point is force experienced by unit mass placed at that point। ठीक है? अब इस कॉमन सेंस को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करें कि सपोज ये कोई पॉइंट मास है, कैपिटल है। इस पॉइंट मास की वजह से किसी पॉइंट पी पर, जो कि इससे आर डिस्टेंस दूर है, कहीं भी हो, तो यहाँ पर अगर कोई पूछे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो बोल देंगे हम लोग Gm/r², यस है ना? यस सर। और डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स की वेक्टर। डायरेक्शन। आई मीन टुवर्ड्स पॉइंट मास, ऐसे समझो। यस सर। तो कहीं भी यहाँ पर लेंगे, कहीं भी लेंगे, तो ये हमेशा टुवर्ड्स पॉइंट एम रहेगा। तो इसको हम लोग आई मीन ऐसा लिख सकते हैं -Gm/r²। नेगेटिव साइन का ये मतलब होता है फिजिक्स में कि अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, ऐसे सोच सकते हो। दूसरा तरीका, इस डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो ये -I में है ना? यस सर। या जिस पॉइंट मास की वजह से निकाल रहे हो, उसको अगर हम ओरिजिन ले ले, यही ओरिजिन है ना?
तो ये ओरिजिन से पॉइंट पी का जो भी पोजीशन वेक्टर होगा हमेशा उसके अपोजिट होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन होगा फॉर पॉइंट मास। होगा ऐसा? Yes, sir. Yes. कॉमन सेंस है। सो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं ग्रेविटेशनल फील्ड का, चलो इसको ऐसे कर देते हैं आपके समझने के लिए। ये पॉइंट मास m जहां पर है उसको ओरिजिन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड को ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा। ग्राफ इसका E वर्सेस R का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट M के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो E का डायरेक्शन प्लस आई कैप में आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो जरूरत नहीं है वैसे इसकी, छोड़ो। ये ग्राफ समझ आया ना? ठीक है, यहाँ तक पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. सर एक मिनट।
Done, sir. हो गया? Yes, sir. ठीक है। अब इसी तरह के डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा। जैसे नेक्स्ट, और सर्कुलर रिंग at a point on its axis. कहने का मतलब ये है, ये एक सर्कुलर रिंग है, ये इस सर्कुलर रिंग का रेडियस है, ठीक है, सॉरी एक्सिस है, और ये सर्कुलर रिंग का रेडियस है मान लो आर, सेंटर है और आर रेडियस, कैपिटल आर, और इस डिस्टेंस को अब आर बोलूंगा तो ठीक एक्स बोल देता हूँ, एक्स। इस रिंग का मास m है, इसके कारण इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड बता सकते हो? बोलो, कोशिश कर सकते हो, बोलो। हाँ सर। कैपिटल आर और एक्स दोनों कांस्टेंट है। Yes, sir. यस। एक बार कोशिश कर।
So GM by R square into ln x square plus R square by x square. एक बार फिर से बोलो। So GM by R square into ln of x square plus R square by x square. नहीं, गलत है। और किसी को? चलिए देखिए इधर। सपोज कोई भी एक मैं पॉइंट मास ले लेता हूँ, कोई भी। इस पॉइंट मास का इस पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है ना? Yes. Yes, sir. कितना कांस्टेंट है? √r² प्लस x स्क्वायर। तो ये जो मैंने एक पॉइंट मास लिया, लेट्स से dm, इसके कारण फील्ड इधर होगा de, होगा। ये एंगल अगर थीटा है, जो कि कांस्टेंट है ऑब्वियसली, तो de का एक कंपोनेंट de cos थीटा इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट de sin थीटा इधर होगा। हाँ या ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No. और इस de की वैल्यू होगी -g dm अपॉन r² प्लस x²। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No. अब सोचिए कि जैसे जैसे हम पूरे रिंग को कवर करेंगे तो ये d sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, sir. सबको ये बात समझ आ रहा है? या मैं इसके डायगनली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा पॉइंट लेके दिखाऊं कि d sin थीटा कैंसिल होता है? नहीं सर। आ रहा है समझ? तो जो फील्ड होगा E, ये मेरा इंटीग्रल ऑफ de cos थीटा के बराबर होगा। Yes. श्योर? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ -g dm r² प्लस x²। cos थीटा इस ट्रायंगल में देख के बताओ, cos थीटा क्या होगा? b/h। x upon root r square. X by root upon R square. तो इसको मैं लिख दूंगा x अपॉन √r² प्लस x²। dm को छोड़कर सब कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। Yes. तो ये कुछ ऐसा होगा -gmx अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2। कोई दिक्कत किसी को? No. कॉपी कर लीजिए पहले। सर वो साइन थीटा वाला डिस्कार्ड क्यों कर दिया, एक बार बता दो। हाँ सर, वो पॉइंट लेके एक बार बता दो। बोला पूछोगे तो बताऊंगा, जरूरत वैसे नहीं है। इस dm के डायमेट्रिकली अपोजिट अगर मैं एक और dm देखूं, सर समझ आ गया। ये सारी कहानी वही होगी, cos थीटा वाला ऐड होगा, sin थीटा वाला। समझ रहे हो? हाँ सर समझ आ। पक्का? हाँ सर। यस बट अगर आप डीएम के डिफरेंट पॉइंट्स लोगे तो उसकी डिस्टेंस वो पॉइंट से यस कांस्टेंट। सर। हाँ गला दबाऊंगा सबका। नहीं सर, मतलब जैसे सर आपने एकदम टॉप पे लिया तो आ रही था सर, फिर आर भी अरे चेंज होगा।
मारूंगा ना। इधर देख, कोई कोई सर्कल है यहाँ पर। कैसी बात कर दी तुम लोगों ने, मेरा सारा दिन तो खत्म कर दिया पढ़ाने का। सर लेकिन रेडियस तो देखिए, सेम रहेगा ना। चुप चुप, ऐसे समझ, ये सर्कल है, दिख रहा है, ये सर्कल है, इसके एक्सिस का कोई भी पॉइंट पेरिफेरी से सेम डिस्टेंस पर नहीं होगा। होगा सर। होगा सर। हाँ पेरीफेरी से, हाँ ठीक है। हाँ तो रिंग के एक्सिस पर है ना पॉइंट, तो ये रिंग है, समझे कुछ? हाँ सर मैंने रिंग पढ़ा नहीं, मुझे डिस्क लग रहा था। हाँ डिस्क है तो भी होगा। चलो तुमको समझ आए इसके लिए एक और काम कर देता हूँ, ऐसे कोशिश कर रहा हूँ समझ आए इसके लिए। तो डिस्क के लिए भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इससे भी नहीं समझ। डायग्राम में सोचा ऐसा 3 डायमेंशनल बनाओ कि तुम्हें दिखे कि ये रिंग मेरा इस प्लेन में है, जैसे रिंग एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस उसका एक्सिस हुआ ना, यस सर। रिंग वाई जेड प्लेन में है तो एक्स एक्सिस उसका एक्सिस हुआ ना, तो ये पॉइंट से सारा पेरिफेरी सेम डिस्टेंस पर नहीं होगा कोन के जैसा। समझा। समझ आया? यस। आगे बढ़े। सर 1 मिनट लिखना है। लिख लिया सबने? यस। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। अब एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन को देखकर सेंटर पर फील्ड क्या होगा? 0। 0। अगर ये एक्सप्रेशन नहीं भी होता तो भी आप सेंटर पे 0 बोल देते, हर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल करता। यस यस। यस। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ द रिंग में हर जगह के फील्ड के इक्वल अपोजिट फील्ड मिलेगा, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, E इक्वल टू 0 होगा सेंटर पे। यस सर। इंफिनिटी पर E की वैल्यू कितनी होगी? टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू। तो E इक्वल टू 0 होगा x इज इक्वल टू 0 पर, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें कोई डाउट नहीं। नो E सर। इज इक्वल टू 0 होगा एट x इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, इसमें भी कोई डाउट नहीं। नहीं सर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड सेंटर पर 0 है और इंफिनिटी पर भी 0 है, मतलब बीच में कहीं जरूर मैक्सिमम हुआ होगा। यस सर। यस सर। तो कहाँ मैक्सिमम हुआ होगा, एक बार जल्दी से कोशिश कीजिए बताने का।
सर r/√2 है। बोलो बेटा। r/√2। वेरी गुड। चलो, तो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो मैं कर देता हूँ। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ E to be maximum, the magnitude of E upon dx, x लिखा था या r लिखा था, मैंने x लिखा था शायद, तो dx लिख x should be 0। Yes. तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये u by v की कहानी है, Yes, sir. नीचे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है तो क्यूब हो जाएगा, ऊपर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, दूसरी बार x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 और एक्स स्क्वायर का फिर 2x, दिस शुड बी इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन में इधर जी एम ये सब रहेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है बहुत ज्यादा। क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 3x जाएगा square. इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। Yes. यहाँ से दिख रहा है x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिंग है, अगर ये रिंग है, जस्ट समझने के लिए रिंग के सेंटर को ओरिजिन ले लिए, तो यहाँ 0 है, r/√2 पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा, यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. Yes. और इसके इस साइड ऐसा होगा, समझ रहे हो, Yes, sir. रिंग के इस साइड ऐसा होगा ना। तो ये प्लस माइनस √2 का सिग्निफिकेंस ये है। मैग्नीट्यूड वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल डायरेक्शन रिंग के राइट हैंड साइड में माइनस आई कैप में होगा, तो रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस आई कैप में होगा, इतने का ही फर्क होगा, है ना। Yes, sir. Yes. समझ आया सबको? Yes, sir. जल्दी से कॉपी हाँ, कर सर। लीजिए।
हो गया हो गया, आगे बढ़ो। Yes. Yes. अब जब रिंग का आ गया तो डिस्क का तो बता ही सकते हो। Yes. सो ग्रेविटेशनल फील्ड at a point on the axis of a uniform disk. ये डिस्क है, ये डिस्क का एक्सिस है। तो ये डिस्क मान लो जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है, इसके कारण इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस को x कह दो। यहाँ पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। तो ये डिस्क इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से मिलकर बना होगा और रिंग का एक्सप्रेशन ऊपर डिराइव कर चुके हैं। Yes. Yes. होगा, लगता है ऐसा। Yes. Yes. एक बार Answer. कोशिश कीजिए।
हो गया सर। हो गया? यस सर। क्या आंसर आया? -2 gmx into 1/x minus 1/root of r squared plus x। चलो देखो पता नहीं क्या करते हैं। एक यहाँ से स्मॉल आर पर डी आर थिकनेस का एक छोटा सा रिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मास डी स्मॉल एम कितना होगा? 2 पाई स्मॉल आर 2 डी into आर इंटू मास पर यूनिट एरिया। yes, और इस डीएम के कारण जो डीई होगा हम लोगों ने पीछे निकाला है, तो -GDM इंटू एक्स अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ था। Yes, sir. इसमें स्मॉल आर वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, समझ रहे हैं? yes, Yes. तो माइनस Yes. जी सिग्मा एक्स 2 पाई स्मॉल आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा होगा। होगा ऐसा? Yes, sir. तो मैं थोड़ा इसको ठीक कर दूं। -जी सिग्मा को लिख सकता हूं कैपिटल एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स। इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस 2 को हटा देता हूं, वो इसलिए ताकि इंटीग्रेशन में आसानी हो और कुछ नहीं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 0 से आर तक। तो यही हमारा ई का एक्सप्रेशन होगा। yes, तो -GM अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स। इसमें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर जेड ले लोगे तो डी जेड ऊपर है, yes, sir. तो जेड टू Yes, द sir. पावर -3/2 का इंटीग्रल क्या होगा? Minus half upon root z. Z to the power minus half. -2 अपॉन रूट जेड, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r। तो ये पाई पाई को हटा दीजिए, -GMx अपॉन आर स्क्वायर। एक बार r पुट कर देंगे तो -2 अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर। नहीं गलत किया मैंने, ये सही है। जेड टू द पावर -3/2, तो -3/2 प्लस 1 -1/2, नहीं सही है। Minus half ही होगा. हाँ करेक्ट है बेटा। सर वही है। हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, ऐसा है ना? यस यस सर। तो इस 2 को बाहर ले लीजिए, -2GMx अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिख देंगे 1/x -1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. सबको Yes. आया था या कॉपी करना है किसी को?
जिसको कॉपी करना है जल्दी कर लीजिए। सर हो गया। आगे बढ़ो। Yes, sir. अब हम लोग सीखते हैं एक नई चीज जिसका नाम है शेल थ्योरम। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जो शेल थ्योरम है, जैसा कि मैं पहले कहा आपको, फिजिक्स में और पर्टिकुलरली मुझे ये थ्योरम नहीं समझ आता। हर चीज का प्रूफ होता है, ठीक है। तो मैं आपको शेल थ्योरम बता देता हूँ क्या है। और रही बात इसकी प्रूफ की, तो क्या कर दिया है ना आप लोगों के सिलेबस में, इसके प्रूफ को मतलब कहीं जगह नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स थोड़ा लंबा है, मेरा एक बार करके रखा भी हुआ है। आपको मैं वो एक्सप्रेशन, वो लंबा सा 2 पेज का है, वो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप पर। तो इससे क्या होगा कि कम से कम ध्यान में ये तो नहीं रहेगा कि कोई जबरदस्ती का थोपा हुआ थ्योरम है, ठीक है। आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. हाँ, क्लास में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें 2-3 बार इंटीग्रेशन है और डबल इंटीग्रेशन। बट ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं सकते, लेंदी प्रोसेस है मैथमेटिक्स का। तो इसीलिए होता क्या है, थ्योरम किसको बना देते हैं, जो चीजें ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में करने में लेंदी हो उसको छोटा करके लोग थ्योरम बना देते हैं। बट थ्योरम का मतलब ये नहीं है कि एकदम ये बाइबल का गॉस्पेल ट्रूथ है, वैसा नहीं है। साइंस में सबका प्रूफ होता है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको एज अ थ्योरम बता रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका प्रूफ नहीं है। हो सकता है अभी ही मैं देखता हूँ कहीं पड़ा होगा सिस्टम में हैंड रिटन,
मैं इसका आपको प्रूफ आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ साथ में। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है सर। बट शेल थ्योरम को समझना जरूरी है कि ये है क्या, क्योंकि प्रूफ ये बात पक्का है, मैं देख दूंगा, आप एक बार लिख भी लोगे, बट इतना मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो मतलब एट लास्ट वो रिजल्ट याद रहे, यही बहुत है। चलिए, तो वो रिजल्ट याद रहे और उसको आप यूज कर पा रहे हो जगह पर, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। क्लियर है? Yes. सेल किसको कहते हैं? सेल मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल बता रहा हूँ। हॉलो स्फीयर Yes. Yes. जिसका की थिकनेस बहुत कम हो, वही सेल है ना। हाँ सर। तो कोई भी सेल है, अगर इस सेल का मास m है और इस सेल का रेडियस r है, ठीक है, तो इस सेल के कारण सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर, अंदर किसी भी पॉइंट में ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा जीरो होगा कहीं भी। मतलब सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर है तो फील्ड की वैल्यू जीरो होगी फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन r, एंड E की वैल्यू पॉइंट मास के जैसी होगी, दैट इज gm अपॉन x स्क्वायर फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू r। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लैंग्वेज भी लिख देता हूँ। तो शेल थ्योरम है, किसी भी सेल के इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा जीरो होता है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड उतना ही होता है जितना कि अगर हम पूरे सेल के मास को एक पॉइंट मास सेल के सेंटर पर समझे तो जितना होगा उतना ही होता है। स्टेटमेंट क्लियर है? लिख देता हूं वैसे मैं, बट ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। स्टेटमेंट को मैं दो पार्ट में कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट, gravitational field at any point inside a shell is always zero। और दूसरा, gravitational field at any point outside a shell is always same as a point mass placed at its center। ठीक है? Yes. ऊपर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने लिखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट यही होगा। Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. हम देखो, हम लोग क्या है, हम लोग कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, मुझे वो सब नहीं। आपकी बुक में जहाँ भी पढ़ते होगे जिसके केवल सेल थ्योरम वर्ड होगा और स्टेटमेंट हो सकता है एक ही स्टेटमेंट में लिखा हो, कैसे भी लिखा हो,
वो सबसे मुझे मतलब नहीं, देख लेना एक बार तुम लोगों को अगर बोर्ड में लिखना होगा। बट कंसेप्चुअली इसका मीनिंग ये है, ठीक है। और ये कोई, जैसा मैंने कहा, कोई एकदम गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है, ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम का प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ है। हर इसको एक स्फीयर को पॉइंट मास मार के या बोलोगे तो मैं थोड़ा सा कर दूं कि आगे का आइडिया लगेगा कैसे करते हैं, नहीं फिर उसमें लंबा हो जाएगा, तुम लोग टाइम लगा दोगे। इसको कॉपी कर लो, प्रूफ मैं तो आपको भेज देता हूँ। ऑल दो मैं फिर कह रहा हूँ वो प्रूफ आपके लिए कंपलसरी नहीं है, उसका डेरिवेशन सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन हो कि मैथ साइंस में कुछ रटने जैसा नहीं है, हर चीज का प्रूफ एग्जिस्ट करता है, इसके लिए दूंगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो सेल थ्योरम है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जाने अनजाने में हम लोगों ने किसी हॉलो स्फीयर के कारण किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड को सीख गए, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब जब हॉलो स्फीयर के कारण सीख गए तो सॉलिड स्फीयर के कारण कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्फीयर भी बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलकर बना है। Yes, sir. देखो मैं कितना धीरे धीरे करा रहा हूँ, पर्पस ये है कि आप खुद से ज्यादा करो, केवल फॉर्मूला रटने से नहीं होगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड at a point due to a uniform solid sphere। इसमें भी दो केसेस होंगे। केस वन, when point lie outside the sphere, and case two, when point lie inside the sphere। Yes, sir. होगा, कोशिश कर सकते हैं। Yes. तो मास इसमें थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम है। आपसे मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जस्ट इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं है, मास की जगह चार्ज आ जाएगा और यही सारे डेरिवेशंस फिर से होंगे। तो उस समय मैं एक भी डेरिवेशन नहीं करूंगा, कोई नहीं करते हैं। इसी सारे में एम की जगह चार्ज और कैपिटल जी की जगह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो यूज करेंगे और यही सारे रिजल्ट आएंगे। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. यहाँ सेल थ्योरम है, वहां इसका नाम गॉस थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए। आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट मास होगा और क्या, सारे सेल का तो पॉइंट मास ही होगा ना। नहीं समझे? ये जो सॉलिड स्फीयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे ऐसे सेल से मिलके बना है, सबके लिए तो ये आउटसाइड पॉइंट ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके लिए तो मैं सीधा लिख दूं E इज इक्वल टू माइनस GM/x²। हाँ सर। समझ आया? हाँ सर। तो ध्यान से देखा जाए, केस वन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू r। तो केस वन कॉपी कीजिए और केस टू ट्राई कीजिए कि अगर पॉइंट इनसाइड होता है तो कैसे निकालेंगे।
Done, sir. क्या है आंसर? Minus gmx by r cube. माइनस gmx/r, वेरी गुड। सबको आ गया या बताने की जरूरत है? बोलिए। नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, तो केस 2, इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू r, सपोज ये आपका बड़ा कर दिया, ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है। So less than equal. Yes, sir. ओ सॉरी, लेस देन, माय So less. मिस्टेक, माफ कर दो। ये मान लीजिए सेंटर है, और ये आर है। मुझे इस पॉइंट पी पर फील्ड चाहिए जिसका डिस्टेंस x है, ठीक है? तो देखिए, सब ध्यान से देखिएगा इधर। मैं इस तरह का शेल बनाता चलूं, तो जब मैं इस तरह का शेल बनाता जाऊंगा, तो जो शेल पॉइंट पी के बाहर लाई करता है उसके कारण तो 0 होगा। Yes, sir. नहीं सर, नहीं समझाओ। 0 ड्यू टू दिस सेल्स। मैंने कहा पॉइंट पी एक्स डिस्टेंस के बाद, एक्स डिस्टेंस से बड़ा रेडियस का जितना भी शेल होगा उसके लिए पॉइंट पी इनसाइड पॉइंट होगा, हाँ सर। तो उसकी वजह से 0 होगा। यस सर। और ये तीनों के लिए, तीन मतलब तीन नहीं, यहां तक के लिए ये आउट इनसाइड पॉइंट होगा तो होगा। यस सर। आई मीन इन तीनों के लिए आउटसाइड पॉइंट, मतलब एक्स डिस्टेंस, एक्स रेडियस से छोटा जितना रेडियस है उस सब के लिए आउटसाइड पॉइंट होगा, समझा sir. है ना? तो देखो, डी ई इज इक्वल टू माइनस जी डी एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है? दैट इज माइनस जी, डीएम को लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू 4 पाई, नहीं ये आर नहीं, ये एक्स X होगा ना? square होगा। X होगा. हाँ बेटा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, एक्स स्क्वायर। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। यस। Yes, sir. इसमें से मुझे कहाँ तक का स्फीयर चाहिए? एक्स रेडियस तक का। तो Yes, R इसको को मैं 0 से X. इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से X. 0 से x तक, है ना? Yes. So sigma को भी तो सिंपलीफाई करके लिख हाँ, सकते वो हैं ना. करेंगे जी। अब डेंसिटी को लिख देते हैं हम, टोटल मास m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा x³ 3। Yes, sir. तो ये 4 पाई कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये x स्क्वायर से एक x कैंसिल,
तो यहां से मुझे मिल गया E इज इक्वल टू माइनस GMX अपॉन RQ, ऐसा मिल गया। Yes. एक मिनट रुकना, अगर मैं एक ही साथ ऊपर नहीं किया था इसलिए एक ही साथ दोनों को कर देता हूँ। एक सेकंड, यहीं पे एक ही साथ दोनों की कोशिश करता हूँ करने का। इस साइड हॉलो स्फीयर और इस साइड सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर में फाइनली मुझे E का एक्सप्रेशन मिला था 0 फॉर x लेस इक्वल टू r लेस देन r इक्वल टू, हाँ फॉर x लेस देन r and minus gm upon x square for x greater equal to r, ऐसा मिला था। यस सर। Yes. तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं ग्राफ इसका, तो देखिएगा कुछ ऐसा होगा, 0 से लेकर r तक 0 है ना, कहां पर, तो x इज इक्वल टू r तक, x इज इक्वल टू r पर मैक्सिमम, और इसके बाद डिक्रीजिंग हाइपरबोलिकली, ऐसा ग्राफ होगा। हाँ सर। हाँ सर। सॉलिड स्फीयर में मैं दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दूं तो E इज इक्वल टू माइनस GMX बाई R³ फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू R एंड माइनस GM अपॉन x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर इक्वल टू R। देखो कि मैंने दोनों में इसमें इक्वल टू का साइन डाला है। कैलकुलस पढ़ लियो तुम लोग? सर आपने ही तो पढ़ा। नहीं नहीं, मैथ्स में नहीं सर नहीं। नहीं सर। ठीक है, फिर कोई बात नहीं तो मैं बताता कि कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, क्योंकि पहला एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू r पर जहां खत्म होता है, दूसरा वहीं से शुरू होता है x ग्रेटर देन r से, अगर ध्यान दोगे तो। यस सर समझा। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? एक चीज देखो, उसको मैंने ऐसा कर दिया शायद जैसे सब ब्लैक हो गया। नहीं, ऊपर वाला बचा हुआ। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखिएगा 0 से लेकर r तक ये होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। x इज इक्वल टू r पर मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा। यस सर। Yes. तो E वर्सेस x का ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, यस सर। कॉपी यस कर सर लीजिए। समझा। कहाँ से बचा है, केस 2 यहाँ से बचा है ना। कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. सर 1 मिनट. डन सर. हो गया, लिख लिए? Yes, sir. आया समझ में? Yes. ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। सर आपको असाइनमेंट या कुछ होमवर्क? हाँ जरूर हाँ सर. जरूर, वेट, मैंने अभी तक ग्रेविटेशन में एक भी नहीं दिया है असाइनमेंट। नहीं सर. Nice, sir. Nice, sir. दो असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? Okay, sir. दो असाइनमेंट मैंने ग्रुप Okay, पे sir. भेज दिए। भेज दिया मैंने, ये कर सकते हैं। और एससीवी में आप क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है? एससी वर्मा का 1 to 15 बहुत ही इजी है, हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है? बाय सर. या बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir. या बाय। थैंक यू सर. बाय.